उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस स्थिति में इस प्रदेश का खजाना हमें मिलेगा वो खाली होगा। महीने का दिनचर्या का खर्चा निकालने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 900 के करीब स्कूल खोल दिए थे और जितना धन था चुनावों से पहले जो सरकारी खजाने से निकाला गया था, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। धीरे धीरे हमने इस पर पकड़ बनाई और जब हालात का अंदाजा हुआ तो हमारे खजाने से काफी पैसा निकल चुका था। बजट आया और बजट के समय हमने कुछ नई योजनाएं लेकर आपके पास आए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें मिला हुआ था। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशन भोगियों का एरियर का अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ था और तकरीबन नए संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 करोड़ रुपए का और बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता पर पड़ता। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन ऐसी सरकार जो अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेही तय न करे और प्रदेश के खजानों को दोनों हाथ से लुटाने का काम करे, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश इस आर्थिक तंगी के बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। जब बजट सेशन अभी जो हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने व्हाइट पेपर रखा। हमने कहा कि हिमाचल की जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके सिर पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। इस सभागार में बैठे सभी लोगों के जो भी है उन पर तकरीबन 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। फिर भी हम इस वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे हैं, इस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। और मैं जब बजट बनाने बैठा तो मैंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की जो हमारी दिशा और दशा को तय करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की संभावना है। और जैसे ही हमें सरकारी कर्मचारियों का हमने एक वादा किया था और वो वादा कोई राजनीतिक रूप का फायदा उठाने के लिए नहीं था, वो वादा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं 1,36,000 जो सरकारी अधिकारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मुहैया करवाई जाए, उन्हें कैसे अपने बुढ़ापे में एक सहारा मिले, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो दूर दूर रहने लगे। पहले साथ परिवार रहते थे लेकिन अब बच्चे भी दूर जाने लगे। हमने उस मानवीय संवेदना को समझा और सबसे पहले अपने आर्थिक संसाधनों को ठीक करने के बाद हमने सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रदेश की में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आज मुझे पिछले दिनों कांगड़ा में जाने का मौका मिला तो एक महिला मेरे पास आई। वो अकेली थी, विडो थी। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 4,000 रुपए मिलते थे, इस ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण मुझे 40,000 रुपया मिलता है और मैं उनमें से 10,000 रुपया दान कर रही हूं। तो हमने वित्तीय स्थिति को संभाला और अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ये हमारी कटिबद्धता थी और मेरा ये मानना है कि बुढ़ापे में अगर किसी को पेंशन अश्योर्ड हो कि हर महीने मुझे मिलेगी, उसका जीवन भी सही चलता है और उसके परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो वो पेंशन के सहारे उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं।
मैं भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा था। मैं जानता हूं कि माता जी के पास अभी भी उनके पिताजी के देहांत के बाद पैसा आता है, वो अपनी जेब से अभी भी निकाल कर हमें 500 रुपया या जितने इनकी क्षमता है वो हमें देती है। तो वो उनके आत्मसम्मान की बात है, वो किसी से मांगती नहीं। उनका बेटा मैंने चीफ मिनिस्टर है, उनका बेटा घर में रह रहा है, उनकी बहू टीचर लगी हुई है, वो किसी से मांगती नहीं, लेकिन उनका आत्मसम्मान हमने अपने सरकारी कर्मचारी का उसी तरह मार किया कि वो आत्मसम्मान की बुढ़ापे में जिंदगी जी सके। अभी हम इससे लड़ ही रहे थे और उस समय दूसरी आपदा आ गई। अभी हम अपने को संभाल नहीं पाए। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में 7 जुलाई को लिखी। हम संघर्ष कर रहे थे। मुझे पता लगा कि कुल्लू में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए, कई खेत खलियान उजड़ गए और कई लोग अपनी जिंदगी छोड़कर चले गए। मैं तुरंत वहां पहुंचा, हालात का जायजा लिया। कुल्लू जिला में ना पानी था, ना बिजली थी, ना मोबाइल कनेक्टिविटी थी और लोग तड़प रहे थे। हमने 3 दिन रहा। हमने अलग तरह से सभी सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। रात के 2-2 बजे तक मैं सबको देखता रहा, सबसे बात करता रहा। सारे ऑफिसर्स को मैंने कुल्लू बुलाया। कोई किसी रास्ते से पहुंचा, रास्ता टूटा हुआ था, लेकिन हमने 48 घंटे में बिजली भी मुहैया करवाई, पानी भी मुहैया करवाया,